अब बच्चों आगे चलकर ना सर्किट थ्योरी आएगी, मतलब सर्किट सॉल्व करने पड़ेंगे हमें, काफी चीजों के रेजिस्टेंसेस के लिए निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा, अलग अलग वो रेजिस्टेंसेस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ तो हम जानते हैं, बट उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। तो बेसिक्स समझ लो जरा, है ना। और फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेसिक्स ऑफ सर्किट थ्योरी। तो आप भी ऐसी हेडिंग डाल लो, बेसिक्स ऑफ सर्किट थ्योरी, है ना। जो सर्किट हम थ्योरी आगे पढ़ेंगे या सर्किट कैलकुलेशन करेंगे, तो सर्किट सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्या होता है ना कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट की, तो जैसे मान लो ये बैटरी है बच्चों, बैटरी है इस तरीके से, ये बैटरी है इस तरीके से, आपकी बैटरी है लेट सपोज, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, कि ये जो बैटरी है, इसमें अगर ये पोटेंशियल 4 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 4। तो आपको मैं बता ही चुका हूं, ये जब सिंबल यूज किया जाता है, तो ये वाला जो बैटरी की बड़ी डंडी है, बिग स्टिक है, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाइयर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो छोटी वाली डंडी है, ये लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स है बच्चों, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई यहां पर अगर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में हाइयर पोटेंशियल किसका है, ए का, और लोअर पोटेंशियल किसका है, बी का। तो वीए माइनस वीबी जो डिफरेंस होना चाहिए बच्चों, वो कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का हमेशा 4 वोल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल आप एक वैल्यू चूज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे का पोटेंशियल आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरा पोटेंशियल बी पर अगर मैंने 0 चूज कर लिया, 0, तो आप बता सकते हो ए का पोटेंशियल कितना होगा, ए का पोटेंशियल कितना हो सकता है। अगर बी का पोटेंशियल मैंने 0 चूज कर लिया, तो ए और बी का मतलब होना क्या चाहिए कि आपका वी ए माइनस वी बी, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल वी बी, ये 4 वोल्ट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है ना। तो अगर मैंने बी के पोटेंशियल को 0 कर दिया है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखो, वीबी को 0 कर दो, तो वीए कितना आएगा बच्चों, 4 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर 4 वोल्ट आ गया, यानी कि 4 माइनस 0, हाइयर माइनस लोअर, हमेशा 4 वोल्ट आना चाहिए। देखो आ रहा है, आ रहा है। अगर मैंने सोचो कि यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट मान लिया, 2 वोल्ट, तो आप यहाँ पे सोचो ए पे क्या नंबर लिखोगे, ताकि ए माइनस बी जो पोटेंशियल है वो कितना बन जाए, 4 वोल्ट का डिफरेंस दे। तो अगर यहाँ पे आप पोटेंशियल बी का 2 वोल्ट मानते हो, तो आप समझ गए हो, अगर यहाँ 2 वोल्ट रखोगे तो उधर जाएगा तो 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 वोल्ट होना चाहिए ना, तभी तो 6 माइनस 2 आपको कितना वोल्ट मिलेगा डिफरेंस। तो आपको ये समझना है कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो सकता है, बट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स होगा, डेट इज 4 वोल्ट। तो अगर आपने यहाँ 0 माना है, तो यहाँ 4 वोल्ट लिखोगे। अगर यहाँ 2 माना है, तो यहाँ 6 वोल्ट लिखोगे। सोचो मैं अगर यहाँ पे -2 मानू, -2 वोल्ट, तो मुझे यहाँ कितना लिखना चाहिए, ताकि दिस माइनस दिस 4 आ जाए, वीए माइनस वीबी कितना आ जाए, 4 आ जाए, हाइयर माइनस लोअर 4 आ जाए। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा आपको। तो 2 माइनस माइनस 2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 वोल्ट आ जाएगा। वैसे ही अगर सोचो कि मैं अगर यहाँ पर लेट सपोज अगर अब मैं ए पर चूज करूं, अगर मैं ए पर 0 वोल्ट मान लू, तो बी पर क्या मानोगे आप, क्योंकि दिस माइनस दिस 4 वोल्ट, डिफरेंस 4 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको -4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 माइनस -4, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 4। और नहीं तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ए की वैल्यू आप 0 रखो, तो वी भी आपका कितना मिलेगा बच्चों, -4। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि अगर मैं किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी लिखता हूं, तो आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल बहुत इजीली बता सकते हो अक्रॉस एनी बैटरी, है ना। तो इसको अच्छे से आपको बनना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये आप समझ गए हो कि कैसे लिखना चाहिए, लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अब आप एक्सपर्ट हो गए तो आप देख के बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना।
अच्छा, जब यही पोटेंशियल आपको इसमें लिखना हो रेजिस्टेंस में, तो कैसे लिखोगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है बच्चों, है ना। तो ये रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम का है और इसमें करंट भी फ्लो हो रही है, लेट्स सपोज 3 एम्पियर। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है ए टू बी, कितनी करंट बच्चों, 3 एम्पियर। तो आपको पता है ना इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये भी आप बता सकते हो, करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाया हमने, सिंपल। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2 ओम के अक्रॉस, वो 3 इंटू 2 मतलब 6 वोल्ट का आएगा। लेकिन अब ये दिक्कत है कि इसमें पोलैरिटी कैसे मार्क करें, कौन सा वाला एंड रेजिस्टेंस का हाइयर पोटेंशियल पे है और कौन सा वाला एंड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे, ये कैसा पता चलेगा। तो बच्चों ये हमेशा करंट की डायरेक्शन से पता चलेगा। एक्चुअली में हमने ये सीखा हुआ है कि करंट ऑलवेज फ्लो, रेजिस्टेंस में अगर आपको याद हो तो करंट ऑलवेज फ्लोज, अगर आपको याद है जब बेसिक वाला जब लेक्चर हम पढ़ रहे थे, तो करंट ऑलवेज फ्लोज conventional direction of flow, current always flows from higher potential to lower potential, ये हमें पता है ना, higher potential to lower potential याद होगा। कन्वेंशनल करंट जो होता है वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू। बैटरी में तो कैसे भी हो सकती है करंट फ्लो, बैटरी की बात नहीं कर रहा हूं, बैटरी में तो आपको ये जो उसका सिंबल है ये बता देगा कौन हाइयर पोटेंशियल पे कौन लोअर पोटेंशियल पर। लेकिन करंट रेजिस्टेंस के केस में जब आपको पोलैरिटी मार्क करना है कि कौन हाइयर पोटेंशियल है और कौन लोअर पोटेंशियल है, तो हमेशा इस बात का याद रखेंगे कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अगर करंट ऐसे जा रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ऐसी है। तो जिस एंड से करंट जा रही है और जिस एंड से ये एग्जिट कर रही है रेजिस्टेंस को, तो जहां से एंटर हुई है वो हाइयर पोटेंशियल पे होगा, तो हाइयर पोटेंशियल को हम प्लस साइन से दिखाते हैं, प्लस साइन से। और जिस एंड से वो एग्जिट कर रही है वो लोअर पोटेंशियल होगा, तभी तो एरो ऐसा है बच्चों, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो जब भी रेजिस्टेंस में पोलैरिटी मार्क करना हो पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमेशा किसको देखना चाहिए, करंट की डायरेक्शन को। और हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करती है, उसके अकॉर्डिंग आप हाइयर पोटेंशियल की पोलैरिटी मार्क करें प्लस साइन और लोअर पोटेंशियल की पोलैरिटी मार्क करें माइनस साइन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस में बच्चों कैसे पोटेंशियल मार्क करते हैं। अब फिर से वही बात, अब यहाँ पे बी का, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेजिस्टेंस वो कितना है, 6 वोल्ट। तो ए और बी का तो कोई भी पोटेंशियल मान सकते हैं ना, लेकिन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। मतलब आपका यहाँ पर लिखना चाहिए कि VA माइनस VB, यहाँ पे बच्चों कितना है, हमेशा 6 वोल्ट है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बी पॉइंट का अगर पोटेंशियल में जीरो ले लूं, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 वोल्ट। तो देखो इसको जीरो रखो तो VA 6 आ जाएगा। फिर मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका पोटेंशियल होना चाहिए, इसका अगर पोटेंशियल -4 वोल्ट है तो इसका कितना होना चाहिए, तो बच्चों आप यहाँ पे रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये -4 यहाँ रखो तो माइनस माइनस प्लस 4 उधर ले गया तो -4, तो 6 - 4 2 आ जाएगा। तो यहां से भी देख सकते हो 2 माइनस -4 तो 6 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं यहां से बोलूं कि बच्चों ये -3 वोल्ट है तो ये कितना होना चाहिए, तो ये -9 होना चाहिए, क्योंकि -3 माइनस -9 तो +6 वोल्ट आएगा, हाइयर माइनस लोअर 6 वोल्ट होना चाहिए। या फिर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज -15 वोल्ट, तो आप समझ रहे होंगे ये -21 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि -15 माइनस 21 तो -15 + 21 तो ये 6 वोल्ट आएगा। तो आई होप आप रेजिस्टेंस में भी सीख गए होंगे कि करंट की डायरेक्शन देखकर कैसे पोलैरिटी मार्क करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो मैं दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकता हूं, अगर मुझे क्या पता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो रेजिस्टेंस में भी पोलैरिटी मार्क करना आ गया आपको और बैटरी में भी पोलैरिटी मार्क करना आपको आता ही है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें हमें सीखना चाहिए वो क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। और बेसिक यही है, इलेक्ट्रिसिटी का जब आप स्टार्ट करते हो किसी भी किताब में तो जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो आपको समझ में आएगी। मैं बताऊंगा क्या स्टेटमेंट होती है, लेकिन वो यहाँ से आपको समझ में आएगी। देखो यहाँ पर एक कंडक्टर लगा हुआ है ऐसे, जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है।
और इस कंडक्टर को हमने कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू, है ना, कनेक्टिंग वायर्स, ये कंडक्टर को जो बैटरी से जोड़ते हैं बच्चों, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। सिंबल ऐसा होता है, इनको स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है। और मान लो ये जो कनेक्टिंग वायर्स लगे हैं और यहाँ पे आपका वोल्टेज, बैटरी जो हमने लगाई है वो V वोल्ट की बैटरी है। अब होता क्या है ना बच्चों सर्किट में, कि जब आप सर्किट को सॉल्व करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो सकता है, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मान सकते हो, लेकिन सब जगह का नहीं मानना है, किसी एक पॉइंट का 0 मान सकते हो और फिर बाकी जगहों का उस हिसाब से पोटेंशियल लिख सकते हो आप, लेकिन किसी एक ही पॉइंट पे मानना है, हर जगह पे नहीं मानना। तो जैसे मान लो कि मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अगर 0 पोटेंशियल का मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो V होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस पॉइंट माइनस इस पॉइंट, ये हाइयर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो हाइयर माइनस लोअर V होना चाहिए, तो V माइनस 0 V रहेगा, है ना, हमने बैटरी में लिखना सीखा है। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूं तो ये हाई पोटेंशियल है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये हाइयर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। तो दिस माइनस दिस पॉइंट आपका कितना होना चाहिए बच्चों, V वोल्ट का डिफरेंस आना चाहिए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब होगा क्या कि भाई अगर आपका ये जो पोटेंशियल बैटरी लगाया आपने, V वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो ये 0 पोटेंशियल है, तो इस पूरे कनेक्टिंग वायर में बच्चों, पूरे कनेक्टिंग वायर में हर जगह पे पोटेंशियल 0 ही होगा, 0 ही होगा जब तक का रेजिस्टेंस नहीं आ जाता। तो रेजिस्टेंस से जब तक आपका ये कनेक्टिंग वायर जुड़ा है, तो कनेक्टिंग वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। वैसे इस वाले कनेक्टिंग वायर में भी, जहां भी, यहाँ अगर V है तो यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, और रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पर भी V पोटेंशियल होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या बच्चों, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनको कनेक्टिंग वायर्स बोल रहे हैं हम, कनेक्टिंग वायर्स, ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल, हम अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0 मान सकते हैं। मतलब इन कनेक्टिंग वायर का अगर हम ऐसा बोलें कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो सोचो इस कनेक्टिंग वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा बच्चों, I इंटू आर विच इज इक्वल टू 0। अगर इसमें करंट फ्लो भी होगी ऐसे I, तो बच्चों इसमें ये करंट के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा, यानी कि इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं। कनेक्टिंग वायर के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। अगर कनेक्टिंग वायर के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा रहा है, सेम, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। जब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल जो होगा वो सेम रहेगा, तभी तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो है कनेक्टिंग वायर का वो 0 आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि कनेक्टिंग वायर में हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होता है बच्चों, सेम, जब तक कि कोई रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं आ जाती। वैसे बैटरी के इस साइड अगर इस कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल V है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल V है। तो कनेक्टिंग वायर में करंट तो होती है बट पोटेंशियल सेम होता है, करंट होता है बट पोटेंशियल सेम होता है। और वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्यों 0 होता है, पोटेंशियल सेम क्यों होता है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का बच्चों रेजिस्टेंस 0 होता है। ये आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कनेक्टिंग वायर में हर जगह पे पोटेंशियल क्यों सेम रहता है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे इस कनेक्टिंग वायर के इस पॉइंट पे अगर 0 पोटेंशियल माना है, तो इसके हर पॉइंट पर 0 पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल जब तक कि रेजिस्टेंस ना आ जाए। और वैसे ही इस पॉइंट पे अगर मैंने इसको 0 माना तो ये V हो गया, तो इस कनेक्टिंग वायर के हर पॉइंट पर V पोटेंशियल है, तो रेजिस्टेंस के इस तरफ V पोटेंशियल है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बच्चों, तो देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जो बैटरी है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया। अब जो बैटरी का पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्यों आ जाता है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, इसलिए किताबों में वो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये करंट की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो करंट की वैल्यू आई कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है बच्चों, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू IR। ये तो ओम्स लॉ कहता है भाई। अब हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी का है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर में कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा किताबों में डायरेक्ट लिख देते हैं, वो बताते नहीं है। लेकिन ये अब आपको समझ में आना चाहिए
कि बैटरी से जोड़ने के बाद, कनेक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद हम आर के अक्रॉस क्यों वी मान लेते हैं? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स में हम पोटेंशियल ड्रॉप जीरो मानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मानते हैं, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मानते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको करंट निकालना है तो आप करंट आप निकाल लोगे बच्चों। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू वी अपॉन रेजिस्टेंस, तो विच इज आर। तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी वी बाई आर, है ना। लेकिन यहां से अब कुछ चीजें और हमें समझ में आती हैं, वो हमें समझना ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में आपकी करंट मूव कर रही है उस डायरेक्शन में आप ऐसा मानो कि चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट में तो बच्चों करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, सर्किट को समझने के लिए आप ऐसा मान लेना कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, ताकि दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट मूव कर रहे हैं, बट अगर पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में आप बात करें तो वो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, ये क्यू चार्ज मूव कर रहा है। लेट सपोज जो करंट है वो चार्ज पर यूनिट टाइम है, तो क्यू चार्ज ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है। अब होगा क्या बच्चों, आपको याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो वो था बच्चों फॉर्मूला, वो था वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यानी कि अगर आपको वर्क डन निकालना है तो ये हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। और बच्चों ये वर्क क्या है? एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये बच्चों एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्क डन मतलब वर्क डन तो तभी होगा ना जब एनर्जी होगी। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो वर्क करा सकती है। कितने का बच्चों? Q इंटू वी का। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल V है तो उसमें अगर आप चार्ज का मल्टीप्लाई कर दोगे Q, तो आपको वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएगी QV, है ना। अब ध्यान से देखो, तो अगर इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करें, इस QV को, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? कनेक्टिंग वायर के इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो Q इंटू जीरो, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई बच्चों? जीरो। तो इस चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं थी। जब इस तरफ कनेक्टिंग वायर में, राइट हैंड साइड वाले कनेक्टिंग वायर में वो फ्लो कर रहा था चार्ज, तो जीरो एनर्जी के साथ फ्लो कर रहा था। फिर वो ऐसे फ्लो करते करते बैटरी को क्रॉस किया, और जब इस पॉइंट पे चार्ज आ गया बैटरी को क्रॉस करके, फिर ऐसे मूव करेगा, तो बैटरी को क्रॉस करके आया, तो यहाँ पे उसके पास कितनी एनर्जी आ गई बच्चों? QV। देखो उसके पास एनर्जी आ गई अब। यानी जब वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आया तब उसके पास एनर्जी नहीं थी, उसके पास एनर्जी जीरो थी, जीरो। लेकिन बैटरी से निकलने के बाद उसके पास एनर्जी आ गई, उसकी जेब भर गई, उसको पैसे मिल गए। पहले उसकी पॉकेट खाली थी, अब उसको पैसे मिल गए, QV, एनर्जी मिल गई, QV। अब देखो बच्चों, जब ये यहां आया रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे V पोटेंशियल है, तो यहाँ पे एनर्जी है QV। लेकिन जैसे ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो एनर्जी वापस से कितने हो जाता है? Q इंटू जीरो, दैट इज जीरो। तो फिर से एनर्जी गायब। तो इसकी एनर्जी किसने ले ली भाई? इस रेजिस्टेंस ने खा ली, रेजिस्टेंस ने। यानी कि आप सोचो कि इसके जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे, ये बिल्कुल इसका खाली जेब से आ रहा था। फिर बैटरी ने इसके जेब में पैसे भर दिए, QV, इसको पैसे दे दिए, QV। लेकिन जैसे ही ऊपर गया तो बीच में रेजिस्टेंस नुमा चोर मिल गया उसको, तो इस रेजिस्टेंस ने इसके पूरे पैसे चोरी कर लिए। तो इसके जेब में जो QV एनर्जी थी वो रेजिस्टेंस ने ले ली, तो इसके पास वापस से क्या बच गया बच्चों? जीरो बचा। अब इसके पास कोई भी पैसे नहीं है, तो ये फिर से भिखारी बन गया। अब ये किसके पास जाएगा? फिर से बैटरी के पास जाएगा, बैटरी इसको फिर से पैसे देगा, ये फिर से अमीर हो जाएगा। फिर ये अमीर होकर जाएगा, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो रेजिस्टेंस खा लेगा इसके पैसे, फिर से भिखारी बन जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में? हो ये रहा है कि जब ये चार्ज दौड़ रहा है बच्चों, तो ये बैटरी में, ये बैटरी जो है इस चार्ज को एनर्जी देती है, और ये जो चार्ज है ये एनर्जी लेकर, ये एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है? कंडक्टर को, रेजिस्टेंस को, जिसके कारण रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब जैसे ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो डिवाइस आपके घरों में लगी हुई है। जैसे आपके घरों में पंखा लगा हुआ है, तो वो पंखे को मिल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखा किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। इसलिए वो रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर रहा है तो आपको बढ़िया हवा दे रहा है। अगर इसी रेजिस्टेंस की जगह आप फ्रिज लगा दोगे तो फ्रिज चलने लगेगा, इसी रेजिस्टेंस की जगह आप टीवी लगा दोगे तो टीवी चलने लगेगी।
इसी रेजिस्टेंस की जगह आप कूलर लगा दोगे तो कूलर चलने लगेगा। तो हो क्या रहा है कि चार्ज एक्चुअली में जब मूव कर रहा है सर्किट में तो बैटरी से एनर्जी ले रहा है, और वो एनर्जी बैटरी से लेकर किसको दे देता है, लोड को। लोड मतलब यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसको हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में कई किताबों में ये ऐसा गलत लिखा होता है कि बैटरी प्रोवाइड्स चार्ज। बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देती है, बैटरी केवल चार्ज को एनर्जी देती है। बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, चार्ज तो जो कंडक्टर में पहले था वही मूव करेगा, बस बैटरी उसको एनर्जी दे देगी। तो बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, और फिर ये चार्ज एनर्जी लेकर किसको दे देगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, रेजिस्टेंस के फॉर्म में। फिर वो चलेगी, अगर वो बल्ब है तो जलेगा, कूलर है तो चलेगा, हवा देगा, फ्रिज है तो आपको वो भाई कूलिंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये अलग अलग काम करता है। तो एक्चुअली में ये फंडा क्या है, इसलिए आपको लिखा जाता है जब आप कोई भी किताब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें पहला स्टेटमेंट यही होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट कैसे, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, बैटरी, सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज कैरी करके जाता है और इसको लोड को दे देता है। लोड मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपकी रन करती हैं। इसलिए कहा गया इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिस टाइप की होती है वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस टाइप में कन्वर्ट कर लेती है। मैकेनिकल में करना है मैकेनिकल में कर देती है, बल्ब होता है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, हीटर होता है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इस तरीके से कन्वर्जन चलता रहता है डिवाइस टू डिवाइस। बट वो एनर्जी आती कहां से, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। इसलिए बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं कर सकते हो। इसलिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराने की जरूरत होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या फिनोमेना चलता रहता है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि बैटरी कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है। बैटरी केवल क्या करती है, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है, और चार्ज जो है वो कैरियर्स हैं, एनर्जी कैरियर हैं। मतलब वो ऐसा समझो कि चार्ज ट्रक के समान है, वो ट्रक में एनर्जी भरते हैं जो बैटरी से मिलती है, और फिर वो एनर्जी कहाँ पे दे देते हैं, रेजिस्टेंस को देते हैं जहां पे वो जरूरत होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हमने सीखा इसको मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाया जाता है वो आपको अब क्लियर होगा। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। किताबों की पहली लाइन में यही लिखा रहता है, लेकिन यहां से अब सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ बैटरी इज द सोर्स ऑफ बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज। वो कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, सिर्फ एनर्जी का सोर्स है, एनी चार्ज। डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, जो चार्ज है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू लोड, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हो, चार्ज एक्ट एज एनर्जी कैरियर्स which transport energy from source यानी कि बैटरी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है उससे, फ्रॉम सोर्स टू द लोड। लोड का मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना।
ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी और इलेक्ट्रिसिटी का फंडा भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इस तरीके की एक सर्किट दी है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, इस तरीके से ज्वाइन है, कनेक्शन है। आपसे बोला गया कि फाइंड द करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। तो इसमें जितनी ब्रांचेस हैं उन सब में करंट चाहिए। तो एक ब्रांच आपकी 4 वोल्ट वाली है, एक ब्रांच आपका 2 ओम वाला है, एक ब्रांच आपका 3 और 6 वोल्ट वाली है। तो 3 ब्रांच है, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों में करंट हमें चाहिए। तो तीनों में करंट कैसे निकालेंगे, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया सर्किट थ्योरी सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए हमें बच्चों, कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर लो, और कनेक्टिंग वायर में हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता है, ये मैंने आपको बताया। तो देखो, मैं इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर रहा हूं, आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर सकते हो, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर रहा हूं, है ना बच्चों, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल आपको जीरो करना चाहिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिंग वायर जुड़ा हो, तो वो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल जीरो हो जाया करेगा, इसलिए मैंने यहां लिया है। लेकिन कई बार बच्चे यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, तो वो आप ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आता है। मैं आपको दो दूसरी जगह पे जीरो लेके बता दूंगा, तो भी आंसर सेम ही आएगा। पहले इस यहाँ पे लेके जीरो मानते हैं हम, है ना। तो देखो, जब यहाँ पे हमने जीरो माना, तो अब इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट कनेक्टेड है कनेक्टिंग वायर से, क्योंकि कनेक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर यहाँ जीरो है बच्चों, तो कनेक्टिंग वायर से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो इस पॉइंट पे भी जीरो है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो। तो ये पूरा जो कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, पूरे पॉइंट्स जीरो जीरो पोटेंशियल के हो गए। तो ये भी जीरो हो गया बच्चों, ये भी जीरो हो गया। अब देखो, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा आप देखें भाई, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट 6 वोल्ट आना चाहिए। ये हाइयर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो दिस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस दिस पॉइंट का पोटेंशियल, तो 6 वोल्ट होना चाहिए। तो ये बच्चों 6 होगा, तभी तो 6 माइनस 0 6 वोल्ट आएगा, इसलिए मैंने 6 वोल्ट लिख दिया। तो ये 6 वोल्ट है, तो ये भी 6 वोल्ट है। वैसे ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये जीरो है, तो बच्चों यहाँ पर ये जीरो से पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इस पॉइंट का कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, तो ये हाइयर ये लोअर, तो हाइयर माइनस लोअर 4 वोल्ट आना चाहिए। तो ये 4 वोल्ट 4 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो 4 माइनस 0 4 होगा। अगर ये 4 है तो ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो ये भी 4 वोल्ट है, और ये 6 है, तो ये वाला पॉइंट भी कितने वोल्ट का है बच्चों, 6 वोल्ट का है। अब देखो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने वोल्टेज का डिफरेंस आ गया, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वो कितना आ गया, 4 माइनस 0। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस में 6 माइनस 4, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यानी 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें आपका कितने का है बच्चों, यहाँ पर आपका 4 वोल्ट का डिफरेंस है। तो इसमें कितनी करंट जाएगी, देखो ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो इसमें करंट ऐसे जाएगी। तो दिस इज द करंट I1 मान लो इसको। तो हम सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पर I1 निकालेंगे, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 4 माइनस 0, तो 4/2 ओम रेजिस्टेंस, तो ये हो गया बच्चों 2 एम्पियर। वैसे आप इस वाले में जो करंट आ रही है उसको I2 मान लो, तो देखो ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये I2 ऐसे आएगी, ऐसे आएगी I2, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 6 माइनस 4, मतलब ये 2 वोल्ट अपॉन I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो 2/3 एम्पियर। तो यहां से बच्चों 2/3 एम्पियर आ रही है, और यहाँ 2 एम्पियर जा रही है, मतलब यहाँ करंट बढ़ गई, तो बाकी की करंट कहां से आई होगी, यहां से, ऑब्वियस सी बात है, इधर से, ये I3। अब देखो बच्चों, दो जगहों से करंट आ रही है और वो मिलकर I1 बन रही है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि करंट एडअप हो जाती है, वैसा ही है ना, इस पाइप से पानी आ रहा है, इस पाइप से पानी आ रहा है, मिलकर I1 जा रहा है। तो आप यहां पर जंक्शन रूल लगा सकते हो, हमने जंक्शन रूल पढ़ा था। तो यहाँ पे I2 प्लस I3 दोनों का सम मिलकर कितना होना चाहिए बच्चों, I1। अच्छा, मुझे I1 और I2 पता है, I3 निकालना। तो यहां से I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, I1 माइनस I2। तो अब इसको सॉल्व कर लो, I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू है 2 एम्पियर माइनस I2 की वैल्यू 2/3। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, 3 2 जा 6 माइनस 2,
तो 4/3 एम्पियर। तो देखो तीनों ब्रांच में करंट आ गई, I1 की वैल्यू भी आ गई, I2 वैल्यू की भी आ गई और I3 की वैल्यू भी आ गई। मतलब इस ब्रांच में I1 जा रहा है मतलब 2 एम्पियर की करंट जा रही है, इस ब्रांच में I2 जा रहा है मतलब 2/3 एम्पियर की करंट जा रही है, और इस ब्रांच से बच्चों I3 जा रहा है मतलब 4/3 एम्पियर की करंट जा रही है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ईच ब्रांच में करंट कैसे निकाल सकते हैं सर्किट थ्योरी से, है ना। अब मैं ये बोल रहा था ना जैसे आपको कि भाई जरूरी नहीं है आप जीरो यहां मानो, आप सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पे जीरो मान सकते हो, बस एक ही पॉइंट पे मानना है। अगर वो कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है तो वो सारे पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। जैसे मैं कहीं और मान के बता देता हूं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ताकि आपको समझ में आए कि मतलब उसका प्रूफ मिल जाएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे ये हमारा सर्किट था, लेकिन किसी एक पॉइंट पे मान सकते हो बच्चों, है ना। अब जहां पे फंस गए, बार बार आप जीरो नहीं मान सकते हो हर जगह पे कि यहां भी जीरो मान लिया, यहां भी जीरो मान लिया, यहां भी जीरो माना तो करंट भी जीरो हो गई। ऐसा नहीं कर सकते हो आप, गलत हो जाएगा वो। किसी एक पॉइंट पे जीरो मान सकते हो, वो आपके पास लिबर्टी है तो वो कर सकते हो आप। बाकी जगहों पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये 2 ओम ये 3 ओम, तो यहाँ पे मैंने बोला कि पिछले बार मैंने यहाँ जीरो मान लिया। अच्छा, यहाँ जीरो मानने का फायदा ये था क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर कनेक्टिंग वायर जुड़ा था तो हर पॉइंट पे जीरो हो गया था, तो हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। बाकी देखो मैं यहाँ पे जीरो मान लेता हूँ, अब ये पॉइंट से कनेक्टिंग वायर ये जुड़े हैं तो मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे बाकी जगहों पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको जीरो माना तो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा आप खुद सोचो। ये जीरो है, ये जीरो है तो ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल कितना होना चाहिए कि जीरो माइनस दिस 4 वोल्ट मिले, तो -4 वोल्ट होना चाहिए ना बच्चों। तभी तो जीरो माइनस -4, तो ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इसलिए मैंने आपको पोटेंशियल लिखना सिखाया था पहले। अब ये 4 वोल्ट है तो ये पूरा कनेक्टिंग वायर है, ये 4 वोल्ट है तो ये भी -4 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी -4 वोल्ट होगा क्योंकि ये पूरा कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है। फिर वैसे ये 4 वोल्ट है तो ये भी कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है तो ये -4 वोल्ट है। अब देखो बच्चों ये नेगेटिव, ये लोअर पोटेंशियल है और ये हाइयर पोटेंशियल है और 6 वोल्ट जुड़ा हुआ है, तो हाइयर माइनस लोअर आपका 6 वोल्ट होना चाहिए, तो ये 2 वोल्ट होगा क्योंकि 2 माइनस -4, तभी तो 6 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो हर जगह का पोटेंशियल आ गया है, अब करंट निकालना है, निकाल लो भाई, करंट निकालने में कौन सी बड़ी बात है। तो देखो इसमें करंट ऐसे जाएगी, ये हाइयर ये लोअर, तो हाइयर माइनस लोअर तो जीरो माइनस -4, तो ये 4 वोल्ट आ गया, 4 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों ये आ जाएगा 2 एम्पियर। देखो 2 एम्पियर ही आ रहा है यहाँ पर। फिर वैसे यहाँ पर आप देखो ये हाइयर ये लोअर, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो 2 माइनस 0 2 वोल्ट डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर। देखो यही आ रहा था यहाँ पे भी 2/3 एम्पियर, और अगर ये 2/3 यहां से आ रहे हैं, यहां से 2 निकल रहा है, तो यहां से क्या ऐड हो रहा होगा, मतलब इन दोनों का सम ये है ना बच्चों, तो दिस माइनस दिस करोगे आप तो ये वाली करंट आ जाएगी, वही हमने जंक्शन रूल लगा दिया। तो 2 माइनस 2/3 करोगे तो 4/3 एम्पियर आ जाएगा। वो ऐसे लिख लेना, मैंने तो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। तो देखो यहाँ पे भी जब आपने जीरो माना है तब भी आंसर सेम आ रहा है, इसलिए सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पे आप यहाँ जीरो मान के देखना तो भी आंसर सेम आएगा। तो सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पे जीरो मानोगे तो आंसर हमेशा चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट सही सही आंसर आएगा आपका, और एक जैसा आंसर ही आएगा। बस याद रखें कि एक ही पॉइंट पे जीरो मानना है, 2-4 पॉइंट पे मत मान लेना जीरो। हाँ, लेकिन जिस पॉइंट पे आपने जीरो माना है, अगर आप ऐसे चूज करते हो उस पॉइंट को कि उससे ज्यादातर कनेक्टिंग वायर्स में जीरो हो जाएगा, तो वो फिर आपको फायदा देता है क्योंकि वो कैलकुलेशन आसान कर देता है। तो ये सर्किट सॉल्विंग की ट्रिक है ना। मतलब जीरो इस तरीके से मानेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो एक पॉइंट पे तो जीरो मानना ही है। अब वो जिस भी पॉइंट पे मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा कैसे किया हमने। तो बच्चों अब ये सर्किट थ्योरी है, सर्किट थ्योरी और साथ में अब रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकालना भी आएगा, है ना। दोनों मिक्स करके फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना सीख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो हमने सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरीके से, जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ से ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ऐसा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 3 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ऐसा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आपका 7 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका बच्चों बी पॉइंट। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ मुझे कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी,
ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सीरीज पैरेलल ढूंढना है कि कोई सीरीज कोई पैरेलल मिल जाए। तो देखो अगर ये ए पॉइंट से करंट आ रही होगी तो करंट डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये अलग ब्रांच जा रही है और यहाँ पे अलग ब्रांच जा रही है। तो इसमें मान लो I1 चली गई तो इसमें I2 जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से I2 गई तो 3 ओम से अगर I2 जा रही है तो 7 ओम से भी I2 ही जाएगी। मतलब 3 और 7 ओम में कंफर्म है कि सेम करंट होने वाली है। तो अगर 3 और 7 ओम में सेम करंट होने वाली है तो मैं तो समझ गया भाई कि ये 3 और जो 7 ओम है ये दोनों सीरीज में, ये मुझे दिख गया, तो मैं सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व कर लूंगा। और अगर ये सीरीज में है तो ये 10 ओम हो गया। तो अब आपका डायग्राम क्या बन जाएगा बच्चों, ए से बी के बीच में आपका ये जुड़ा है बच्चों 2 ओम, और ये सीरीज बनकर एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10 ओम। अब आप देखो कि ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, पैरेलल में 10 ओम और 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है, उसका यूज करो। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 10 इंटू 2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मतलब 12। तो ये चला जाएगा 6, ये चला जाएगा 3, ये चला जाएगा 5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 5/3 ओम। देखो कितना आसान है, बोलो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई। तो देखिए बच्चों आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है ए और बी के बीच में, तो ये 2 ओम 4 ओम 6 ओम। तो आप देख के समझ ही रहे होंगे कि 4 ओम और 6 ओम दोनों कनेक्टेड हैं सेम पॉइंट से। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों कैसे हैं बच्चों, पैरेलल में, और फिर इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो 2 ओम के साथ सीरीज में होगा। तो इसको सॉल्व करें, सबसे पहले तो आप पैरेलल निकाल लो, ये हमें समझ में आता है। 4 वाला जो आपका ओम का रेजिस्टेंस है वो 6 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो आप। तो R1 इंटू R2 वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 4 इंटू 6 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मतलब 4 प्लस 6 तो 10 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 से, ये 5, ये 2 बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12/5। और अगर 12/5 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.4। तो 2.4 ओम आ गया, यानी कि अब आपका सर्किट ऐसा दिखाई देगा। ये ए के बाद 2 ओम जुड़ा हुआ है और ये पूरा सीरीज, ये जो पैरेलल वाला था ये सॉल्व हो चुका है। तो ये इसको हटाकर आप कितना जोड़ सकते हो, 2.4 ओम, और ये बी वाला पॉइंट। तो अब आप आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, देखो ये दोनों सीरीज में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 प्लस 2.24, तो ये आ जाएगा बच्चों 4.4 ओम का रेजिस्टेंस। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है। तो ऊपर 2-2 ओम है, 2-2 नीचे 2 ओम है ना। अब कई बार बच्चे मिसकंसेप्ट, ये मिसकंसेप्शन ले लेते हैं कि ये 2 ओम और ये 2 ओम ये दोनों पैरेलल में नहीं है बच्चों। ये 2 ओम ये 2 ओम सीरीज में है और इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे। तो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं बनाना है। ये जो सेम करंट वाली लाइन है पहले सीरीज सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर इसके साथ वो पैरेलल सॉल्व हुआ जाएगा, है ना। तो ये दोनों बच्चों कैसे हैं, सीरीज में। तो ये अगर सीरीज में तो आपको पता चल गया कि आप ए पॉइंट से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 ओम हो जाएगा बच्चों, और फिर नीचे ये क्या बचेगा 2 ओम। तो ये जो 4 ओम है ये 2 ओम के साथ पैरेलल में होगा, और ये बी पॉइंट। तो आपका आर ए बी आ जाएगा, फिर वही आप R1 इंटू R2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 6। तो ये 2 से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4/3 ओम। तो 4/3 ओम इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। हालांकि आप डायरेक्टली ओरली भी बता सकते थे, ये 4 है और 2 है तो 2 का डबल है 4। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि जब किसी पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के डबल का रेजिस्टेंस लगा हो तो डबल वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड बाई 3 कर दिया करो। तो 4 डबल है तो 4 डिवाइड बाई 3, तो डायरेक्ट आंसर था 4/3 ओम। ओरली भी आप आंसर कर सकते थे इस सवाल को। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। तो बच्चों ये सवाल आपसे पूछा गया है, थोड़े से हम क्वेश्चन अब रजिस्टिविटी के भी कर रहे हैं, फिर वापस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन में आएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर
द रेजिस्टिविटी इज इतना। तो आपको क्या क्या गिवन है पहले तो आप वो लिख लो। तो सबसे पहले आपको लेंथ दिया हुआ है L इक्वल्स टू 1 मीटर, फिर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2 mm²। देखो बच्चों ये मीटर स्क्वायर में चाहिए, मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर ये एरिया होगा अगर इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन आपको आता ही है। और डेंसिटी दी है रो 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप जानते हो ना बच्चों, रो एल अपॉन एरिया। तो लगा दो यहाँ पर रो की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लेंथ 1 मीटर अपॉन आपका बच्चों ये जो है क्या बोलते हैं एरिया, वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, 100/2 बचा, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 50 ओम। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बड़ा सिंपल सा आंसर था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी छोटे छोटे पूछे जाते हैं ना रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड यू कट इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, है ना। तो आपसे बोला गया कि एक आपके पास कंडक्टर होगा बच्चों कुछ लेंथ का, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ होगा, ये ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L लेंथ का, इसका 5 ओम रेजिस्टेंस था। अब आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। तो आप अगर एक पार्ट की बात करेंगे, अगर ये टोटल लेंथ L था, तो अब जो एक पार्ट बचेगा बच्चों सिंगल, तो उसकी लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही होगा, वो थोड़ा ना चेंज होगा, बट लेंथ L/4 हो गया। अब आप रेजिस्टेंस तो जानते ही हो, रो L/A, यानी कि वो रो तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है, वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ कांस्टेंट है, सिर्फ हमने कट किया इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो जितने टाइम्स लेंथ कम हुई है उतने टाइम्स रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो यहाँ पे लेंथ कितने टाइम्स कम हुई है बच्चों, 4 टाइम्स कम हुई है, तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स कम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट आपका कितना बचेगा बच्चों, R/4, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 5/4, यानी कि 1.25 ओम। तो आंसर था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल बाई पुलिंग इट। तो आपने एक वायर को खींचा और उसकी लेंथ जो है वो डबल कर दी, तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो उसका नया रेजिस्टेंस कितने टाइम्स चेंज होगा ये आपको बताना है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, तो ये आपका भाई ऐसे मान लो कि ये आपका वायर था, एक पर्टिकुलर वायर था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये था, लेंथ L था, इसकी जो डेंसिटी थी, रजिस्टिविटी रो थी मान लो। तो ये कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वायर का, वो हो जाएगा R0 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, ऐसा हम मान लेते हैं। अब आपने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस को पुल किया और इसको पुल करके लंबा कर दिया वायर को। तो आप खुद सोचो, जब आप इस वायर को लंबा करेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो घटेगा, जब आप इसको पुल करोगे तो वायर पतला भी होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घटेगा। अब इसको आपको कितना लंबा करना था, तो आपने 2L लंबा कर दिया। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, मान लो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A' है। अब अगर आप A' निकाल लो, क्योंकि जो अब नया रेजिस्टेंस है R, उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू 2L/A'। अब A' अगर पता चल जाए हमें तो काम बन जाए, और वो भी A के टर्म्स में पता चल जाए तो काम बन जाए, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस को और जो आपका अभी नया रेजिस्टेंस है। अब उसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि आप ध्यान से देखो, जब आपने इस वायर को ऐसे खींच के लंबा किया तो लेंथ चेंज हो गई, सही बात है। आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, वो भी सही बात है। बट एक चीज चेंज नहीं हुई बच्चों, क्या चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। तो जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो, पुल करते हो या स्ट्रेच करते हो, तो आपका जो वायर है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज हो जाता है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं when we stretch a wire, when we stretch when we stretch, ऐसे लिख लो, stretch a wire, then its volume does not change, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता भाई, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो आप ये बोल सकते हो जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है वी नॉट, वही उसका नया वॉल्यूम है वी। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था बच्चों, एरिया इंटू लेंथ, तो ए इंटू एल। और न्यू वॉल्यूम क्या है, ए डैश, एरिया क्रॉस सेक्शन बन गया इंटू 2l। तो यहाँ से बच्चों एल और एल कैंसल, तो आपका ए डैश का जो वैल्यू आया 2 को उधर ले जाओ तो ये a/2 हो गया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स घट गया। अब आप ये वाली वैल्यू है ए डैश की, वो यहाँ पे पुट करो, तो देखो r इज इक्वल्स टू रो 2l बाई ए डैश, तो ए डैश है a/2, तो बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू 2 4 बाहर ले लो, ये बचा रो एल बाई ए। और रो एल बाई ए क्या है बच्चों, आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ गया, और बढ़ना भी चाहिए था क्योंकि इसका एरिया भी कम हो रहा है, तो एरिया डिनोमिनेटर में हो रहा है, डिनोमिनेटर कम होगा तो भी वैल्यू बढ़ेगी, और न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो भी वैल्यू बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए था। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो 4 गुना बढ़ गया। यानी कि अगर आप इसको n टाइम इंक्रीज करो, जैसे बच्चों मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज किया था लेंथ, स्ट्रेच किया था, तो आपका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। वैसे ही आप इसको 3l करके देखना, तो ये जो है ये 9 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज होता है ना। तो इसको चाहो तो आप यहाँ पे नोट करके लिख भी सकते हो, अगर आपको जैसे ऑप्शन आ जाता है तो आपको पता है कि अगर इसको 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो डायरेक्ट ऑप्शन टिक करके आ सकते हो आप 9 टाइम्स। लेकिन याद रखें आपका सिर्फ स्ट्रेच कर रहा है वो, है ना। अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि एरिया भी अलग से कुछ चेंज किया जाए, स्ट्रेचिंग के दौरान एरिया कम हो रहा हो और लेंथ बढ़ रही हो, तब ये वाला जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ इसको आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो बच्चों, इफ वी स्ट्रेच अ वायर n times of original length, n times of original length, then the new resistance will be r is equals to n square times r naught। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो था उसका n स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको कभी बोला जाए कि हमने स्ट्रेच किया और 3 टाइम्स कर दिया तो 9 आंसर हो गया, 4 टाइम्स कर दिया तो 16 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप चाहो तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार इस पे सवाल बन जाते हैं। masses of 3 wires of some metal are in the ratio 1:2:3। मतलब एक किसी मेटल का आपने 3 वायर बनाए तो उनके मासेस का रेशियो बच्चों दिया गया है 1:2:3, और उनके लेंथ का रेशियो दिया गया है आपका 3:2:1। तो आपसे ये बोला गया है कि इन वायर के जो रेजिस्टेंसेस होंगे उनका रेशियो क्या होगा बच्चों, है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे मासेस का रेशियो आ गया है, लेंथ का रेशियो तो सही दिया है उसने, लेकिन ये मासेस से क्या समझे, मासेस का तो बहुत दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से आप चाहें तो ऐसा कर लें, ऐसा सोचें आप, मतलब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें रेजिस्टेंस का जिससे मास आता हो। लेकिन अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है रो आपका एल बाई ए। अब बच्चों यहाँ पर अब मास कैसे लाएंगे, तो बेसिकली आपको पता है कि डेंसिटी आपने सुना होगा, है ना बच्चों। अब सेम मेटल के आपके वायर्स हैं तो डेंसिटी भी सेम होगी, तो डेंसिटी जो डी होगी बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
यानी कि अगर आप वॉल्यूम निकालने के लिए देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी बना लेता हूँ किसी तरीके से, क्योंकि एरिया और लेंथ दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मास और अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ उसको, और उसके बाद फिर मैं रेशियो का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने क्या किया, इसको वॉल्यूम बनाने के लिए अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ का तो वॉल्यूम बन जाएगा। अब लेंथ का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मतलब डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कर दिया और डिवाइड बाई लेंथ कर दिया, दोनों कर दिया, लेंथ का मल्टीप्लाई भी कर दिया, लेंथ का डिवाइड भी कर दिया। और आपको पता है सेम चीज का मल्टीप्लाई और सेम चीज का डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फायदा इससे ये होगा कि ये रो एल स्क्वायर बाई एरिया इंटू लेंथ, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की जगह हम ये फॉर्मूला डाल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू मास के टर्म्स में आ जाएगी आपका। तो ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम की जगह आप रखो मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी बच्चों ऊपर चला जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी। अब आपके तीनों वायर में ये चीज कांस्टेंट है, डेंसिटी और रो, तो उससे टेंशन अब लेना नहीं है। अब हम लिखना चालू करते हैं भाई रेशियो। तो R1 इज टू R2 इज टू R3। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लिखेंगे वही रेशियो तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू R1 क्या हो जाएगा, R1 के लिए जो आपका लेंथ है बच्चों वो L1 मान लेते हैं और उसका मास M1 मान लेते हैं। तो ये लिखेंगे R1 के लिए डेंसिटी इंटू रजिस्टिविटी इंटू L1 स्क्वायर, है ना। R1 रेजिस्टेंस के लिए लेंथ L1 और उसका मास M1 इस टू। अब बच्चों क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी इंटू रो इंटू L2 का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों M2, फिर इस टू करेंगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू रो इंटू L3 का स्क्वायर अपॉन M3। ये हमने रेशियो में लिख लिया। अब देखो L1 के करस्पॉन्डिंग का रेशियो क्या है, L1 इज टू ये है ना। तो हम इसको पुट कर देते हैं। देखो सब जगह से कौन सा कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा तीनों रेशियो में से, आपका डी रो, क्योंकि ये तीनों में कांस्टेंट, डेंसिटी और रजिस्टिविटी ये कांस्टेंट है तीनों के लिए, तो ये हमने हटा दिए। अब L1 के करस्पॉन्डिंग का रेशियो क्या है बच्चों, लेंथ वाला 3 और 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 डिवाइड बाई M1 के करस्पॉन्डिंग वाला रेशियो 1, तो मैंने 1 लिख दिया इस 2। फिर यहाँ पर L2, तो आपका L2 के करस्पॉन्डिंग 2 है तो उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई M2 विच इज इक्वल टू 2, और इस 2 L3 के करस्पॉन्डिंग वाला रेशियो 1 का स्क्वायर 1, और अपॉन बच्चों कितना है यहाँ पर, ये आपका 3 आएगा 1/3, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे हम कि 2 से और ये 4 कैंसल, तो आपका रेशियो आ गया बच्चों 9:2:1/3। लेकिन 1/3 नहीं लिखना है हमें, इंटीजर के फॉर्म में रेशियो बताना होता है ना, जब भी बताना होता है। तो आप ऐसे फैक्टर का मल्टीप्लाई करो कि ये फाइनली इंटीजर आ जाए। तीनों रेशियो में आप जो रेशियो है उसमें कॉमनली एक टर्म का मल्टीप्लाई करो। जैसे मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे रेशियो में, तो ये 3 9 जा कितना हो जाएगा बच्चों 27 इस टू 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इस टू 3 इंटू 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। तो ये आपका रेशियो बढ़िया हो गया है इंटीजर फॉर्म में। तो ये R1:R2:R3, तो उसका जो आंसर है वो आया है 27:6:1, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें डेंसिटी का भी उपयोग, मास और वॉल्यूम का भी उपयोग कर लिया गया है।